अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में 20 साला वॉर एंड टेरर ख़त्म, दोस्ती ख़त्म, हत्ता के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी ख़त्म। अब समझ आई कि क्यों बदले बदले मेरे सरकार नज़र आ रहे थे। अमेरिका पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान से फेवर्स तो मांग रहा था, लेकिन कुछ खुद करने को तैयार नहीं था, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज ये कहा कि अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत को बना लिया है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है, अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि अशरफ गनी के होते हुए अब अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसलिए मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान का कोई सियासी हल नज़र नहीं आता। वो बैन अल-अक़वामी सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात दे रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुलकर ये बात की कि अब अमरीकी सदर जो बाइडन की मर्ज़ी है वो कॉल करें या ना करें। इससे पहले पाकिस्तान को कई बार वाइट हाउस की तरफ से जो बाइडन की खैर सगाली की कॉल के लिए कहा गया था, लेकिन इंतज़ार के बावजूद कॉल नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। The country that will be most affected after Afghanistan will be Pakistan. First time I'm seeing that the Afghan government are now blaming the Americans the way they exited. President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. Not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. That I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China and then they want to sideline China. वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की अवलीन तरजीह जंग बंदी थी, जिस पर अफ़गान तालिबान को कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नज़र नहीं आए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मीडिया को दिए गए आज के बयानात के बाद अब ये मालूम होता है कि अब अमेरिका से कोई उम्मीद ना रखी जाए, जबकि वॉर ऑन टेरर के लिए दी गई तमाम कुर्बानियों को भी फरामोश कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के इनखला के लिए पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए आगे किया गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ मुज़ाकरात के लिए तालिबान को मनाया, बल्कि इस्लामाबाद में बुलाकर मेज़बानी की। अमेरिका की तरफ से IDPs के लिए बॉर्डर खोलने के लिए अभी भी कहा जा रहा है, जबकि 40 लाख अफगान मुहाजिरीन पहले ही पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत पर बोझ बने हुए हैं। जिस वक्त में वज़ीर आज़म फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ ये बातें कर रहे थे, बैन अल-अक़वामी सहाफ़ियों के साथ बातें कर रहे थे, उनके सवालात के जवाबात दे रहे थे, एन उसी वक्त में अफ़गान हुकूमत दोहा में जारी ट्राइका प्लस मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान को हुकूमत में हिस्सा देने की ऑफ़र दे रही थी। लेकिन अब तालिबान, जो कि 10 सूबाई दारुल हुकूमतों के अलावा सरहदी और देही इलाकों पर कब्ज़े कर चुके हैं, वो इस बारे में किसी डील के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। अब पाकिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ताकत के ज़ोर पर कब्ज़ा कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन उधर तालिबान की तरफ से अब तक जितना कब्ज़ा हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के ज़ोर पर ही हुआ है। इसी पर मुझे बात करनी है। ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का कंसर्न इसलिए ज़्यादा है कि दोनों ममालिक का जो अमन है वो एक दूसरे से जुड़ा है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जंग किसी और की थी, हम इसमें हिस्सेदार बने, अपने मुल्क की कुर्बानियाँ भी दी, हमने माली नुकसान भी उठाया, जानी नुकसान भी उठाया। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना लिया है। ज़ाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, कुछ मैसेजेस मिले होंगे, कुछ वाइब्स ऐसी आई होंगी, बाइडन साहब ने तो कॉल भी नहीं की, तो क्या ये समझा जाए कि अमेरिका का मकसद पूरा हो गया, या अमेरिका इस खित्ते पर राज करने के लिए भारत को आगे ला रहा है? मेरा ख्याल है कि जो बात है वो यही है कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिल्कुल वो इंडिया के साथ अपने मामलात बढ़ा रहा है और इंडिया को तैयार कर रहा है वो चाइना के मुकाबले में। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, जबकि दूसरी जानिब पहली उसकी कोशिश, इसके बदले में इंडिया से वो क्या लेगा वो एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी डिमांड्स कुछ बहुत ज़्यादा थी और पाकिस्तान इतना बोझ उठा नहीं सकता था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने लड़ी और ये पराई जंग थी, इसमें कोई शुबा नहीं, और हमारे आवाम ने, सकूत, असातिज़ा ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, अफवाज पाकिस्तान, सब ने कुर्बानियाँ दी और ये हमारी मुसीबत हमारे गले पड़ी रही। अब पहले अमेरिका को बाइज्जत इनखला चाहिए था और उस शिकस्त को
बदलने के लिए एक नया नैरेटिव चाहिए था। पाकिस्तान ने उसमें भी मदद कर दी अफगान तालिबान को और उनको आमने सामने टेबल पे बिठा दिया, पीस एग्रीमेंट हो गया। अब जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है 31 अगस्त और अफगान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका क्या चाहता है, एक तरफ उनको जो 20 साल दहशतगर्द जिनको कहता रहा और हमें कहता रहा डू मोर, इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करें, मजीद कार्रवाई करें, मजीद कार्रवाई करें, उन्हीं दहशतगर्दों के साथ उसने पीस एग्रीमेंट किया, बाइज्जत वापसी का रास्ता निकाला। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को अब क्या कह रहा है, खुद तो दोहा में टेबल पे बैठा है और पाकिस्तान को कह रहा है आप इनके साथ लड़ें और उनके साथ लड़ें जिनकी आगे हुकूमत आनी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की भी सुनने को तैयार नहीं है। अफगान तालिबान इस मूड में है कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत खत्म हो जाए, कोई दूसरी अबूरी हुकूमत बन जाए, अब्दुल्ला का किरदार बढ़ जाए, तो वो सोच सकते हैं मिलकर कोई बात करने का। बिल्कुल, उसमें मसला यह कि दो ही वहां पे लोग हारे हैं अफगानिस्तान में, एक गनी की हुकूमत और दूसरा इंडिया। ये दोनों ने लूज किया है, बाकी तो किसी ने लूज नहीं किया। अब अशरफ गनी साहब, उनको वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। पावर शेयरिंग फार्मूला उन्होंने बहुत दिन पहले पेश किया था, जो कि तालिबान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और उसकी वजह यह कि 7 दिन में वो 10 सूबे इनसे ले चुके हैं। और इंटरनेशनल मीडिया तो अब ये बात कर रहा है कि और चंद हफ्ते लगेंगे, काबुल पर भी कब्जा हो जाएगा तालिबान का। ये फैसला अफगान तालिबान ने करना है कि वो कब काबुल को उन्होंने गिराना। अब ये ना तो अफगान फौज के आर्मी चीफ आपने बदल दिया, वजीर दिफा आपने बदल दिया, वजीर दाखिला बदल दिया, आप अपनी काबीना आपके कंट्रोल में नहीं है, अब्दुल्ला के साथ आपके मामला सही नहीं है, विद इन अफगानिस्तान आपकी कोई हिट नहीं है। तो ये फैसला तो अब अफगान तालिबान ने करना है, लेकिन अफगान तालिबान बड़ा सोच के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चाइना के साथ क्या वजह है साबिर शाकिर साहब, इतनी बड़ी फौज है, तालिबान का मुकाबला करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। बड़ी जगहों पर तालिबान जब आगे बढ़े उनको मज़ामत का सामना ही नहीं करना पड़ा, रेजिस्ट करने की भी कोशिश नहीं की गई। उसकी रीजन है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका और नेटो को 40 मुल्क बनते हैं उनको शिकस्त दी है और वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मोर देन 95% वो जा चुके हैं, 5% बाकी हैं। तो इसलिए वो तो एक फातेह के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं और अफगान फौज को भी पता है, अफगान फौज में जो लोग हैं उनको भी पता है कि अगली हुकूमत इनकी है, तो हम इनके साथ क्यों किसी मुसीबत को मोल लें। जो अफगानिस्तान में जो तर्जमान थे 18,000 जो अमेरिका और उनके लिए काम करते रहे, उनमें से एक भी अफगानिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है। उनको वो एहतजाज कर रहे हैं अमेरिकी सफारत खाने के सामने काबुल में कि हमें यहाँ से फौरन निकालें। अब वो 18,000 लोग अमेरिका लेने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कोई फ्रांस को दे रहा है, कोई जर्मनी को दे रहा है, कोई यूरोपियन कंट्रीज को, कोई बरतानिया को, इस तरीके से वो फैला रहा है। जबकि पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आप अफगान बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर खोल दें एक तरफा तौर पे और जो आता है दहशतगर्द है वो आने दें। तो ये दोगली पॉलिसी, दोगला किरदार पाकिस्तान पे इल्जाम। जैसे जैसे अफगान तालिबान मजबूत होंगे अफगानिस्तान में, आपको नहीं लगता तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम है जो यहाँ पर, उनका भी हौसला बढ़ेगा, वो भी मजबूत होने की कोशिश करेंगे मजीद? हमारी आज बात हुई इत्तेफाक से प्रोग्राम में सुहेल शाहीन से, हमने ये सवाल उनसे पूछा कि आपका अलकायदा के साथ, तहरीक तालिबान के साथ और जो यहाँ पे कलदम तंजीमें हैं TTP और दूसरी, उनके साथ आपके राब्ते हैं या वो यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि जैसे ही आप आएंगे हम भी इधर अनरेस्ट पैदा करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही हमारा कोई राब्ता है, ना ही हम ऐसा होने देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है। देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत तो अफगानिस्तान में बैठी है ना, अब जो यहाँ पर कार्रवाइयां हो रही है वो कौन कर रहा है? ये जब तक गनी हुकूमत है उस वक्त तक ये सिलसिला चलेगा। आपने देखा कि अफगानिस्तान से मजार शरीफ आखिरी कौंसलेट खाना था भारत का, वो भी रातों रात खाली करके निकल गए, अपनी पतलून और पजामी भी छोड़ गए। तो ये जब तक गनी हुकूमत है उस वक्त तक ये सिलसिला रहेगा। जैसे ही गनी हुकूमत निकलेगी, अफगान तालिबान आएंगे, तो ये मामला नहीं होगा। ये हमें भी पता है कि जौहर टाउन लाहौर वाला भी
दासू वाला भी, ये सब कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, NDS रॉ ये सारे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे चेंज होगी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अब ये फैसला अफगान हुकूमत ने, टाइमिंग्स का फैसला अफगान तालिबान ने करना है कि वो कब, क्योंकि वो चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा कर चुके हैं, मॉस्को के साथ कर चुके हैं, तेहरान के साथ कर चुके हैं, और वो मुसलसल अपने उनके जो सियासी क़यादत है वो इन मुल्कों का विजिट करके एक आप से कह लें कि MOUs तक साइन हो चुके हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। फिर जहाँ जो रियासतें जो बॉर्डर खतरे वाले हैं वहाँ सारे ईरान अफगान बॉर्डर और जो सेंट्रल एशिया के साथ मिलते हैं वो बॉर्डर, वहाँ पे वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं अफगान तालिबान, और अमेरिका जो अफगानिस्तान की फौज है वहाँ पे वो नहीं है। फिर ये है कि अब तो वो ट्रेड रूट जो हैं वो अफगान तालिबान के कंट्रोल में हैं। और यहाँ से ये भी बता दूं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, पाकिस्तान के साथ जो उधर ट्रेड रूट खुले हुए हैं, इक़्तिसादी राहदारियां, वहां से ईरान के साथ, वहां से अफगान तालिबान टैक्स वसूल कर रहे हैं और उनकी रेट है वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ीर साबिर शाकिर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी है तो कहीं फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब हुकूमत गिराने के लिए और वफाकी हुकूमत को घर भेजने के लिए तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन को मिलकर लानी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ख़ुद किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ामत करती हुई फ्रंट फुट पर आकर ऐसी बात करती हुई नज़र नहीं आती है। एक तरफ कबल इस वक्त इंतखाबात की बातें तो दूसरी तरफ PDM ने एहतजाजी सियासत करने का ऐलान किया है। PDM ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकाला था तब ये कहा था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी पार्टी बन चुकी है और सेनेट में अपोजिशन की सीट हासिल करने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के वोट लिए हैं। लिहाजा अब नून लीग समेत पूरी PDM उन पर ट्रस्ट करती हुई नज़र नहीं आती, ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है और ये चाहते हैं कि पहले चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए, उसके बाद ही अगली बात होगी। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों का एतमाद हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं। इसी पे मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, ये सब हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, पंजाब में रिवाइव करना चाह रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि 2023 के इंतखाबात में आप लोग हुकूमत बनाएंगे। मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, जाहिर है जब हम वोट देते हैं, आम आवाम वोट देते हैं जिसमें पार्टी के नज़रियात भी शामिल होते हैं, फिर इलेक्टेबल्स उनके अपने वोट शामिल होते हैं, फिर मंशूर कि पार्टी मंशूर क्या दे रही है। इन्हीं सब बेसिस की बुनियाद पर वोट मिला था 2018 में तहरीक इंसाफ को। पंजाब में इस वक्त दो बड़ी पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में है। आप लोग किस हद तक इन दोनों पार्टीज के वोट तोड़ने में कामयाब होंगे 2023 के इंतखाबात में? जी बहुत शुक्रिया। आपने जो इशू छेड़ा है, पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रही। हम पंजाब के अंदर पहले मौजूद है। हाँ, पंजाब में एक हमारा बैड पैच आया है और जमातों पे बैड पैच आ जाते हैं, अफराद पे भी आ जाते हैं, खानदानों और कबीलों पे भी आ जाते हैं, तो कोई ऐसा अचंभे वाली बात नहीं है। एक वक्त आया था जब मुस्लिम लीग नवाज भी श्रिंक होके तो कोई 14 सीटों तक रह गई थी। पीपल्स पार्टी पे इससे पहले एक बैड पैच आया था जब हमें बिल्कुल श्रिंक करा के और सिंध की हद तक महदूद कर दिया गया था। आज भी बिलाशुबा एक नई जमात खड़ी करके 2002 में भी जो जमात खड़ी की गई थी उसमें हमारे पैट्रियाट शामिल किए गए 21 हमारी जमात को तोड़ के जो इलेक्टेबल्स थे। अब दोबारा 2013 में भी और 2018 में खास तौर पे हमारी ही जमात के मेजर लोगों को तोड़ के उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई। कुछ जो है वो PTI में शामिल कराए गए और कुछ जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, उस महाज की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ाया गया। तो उसके रिजल्ट यकीनन प्रॉब्लम सम हुए। ये जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है ये हमारी बदकिस्मती है। सियासी जमातों को मजबूत होना चाहिए, अफराद को नहीं। लेकिन अब अफराद मजबूत हैं, कबीले मजबूत हैं। जमहूरियत के अंदर वैसे जमहूरियत का इस्तेहकाम सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि अगर आप बिरादरी, कबीला, मसलक
और ये जो रीजनल और जो मफादात की पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर उठ के आप अपनी नई जमहूरी शनाख्तों के साथ मुआशरे की तश्कील करें, वो एक वही वाहिद रास्ता है कंसोलिडेशन का। लेकिन आज एज ऑन टुडे पाकिस्तान में बहरहाल ये इलेक्टेबल मैटर करते हैं, तो हमारी अपनी जमात के पास कोई 40 सीटें, 36 या 37 सीटें वो हैं जहाँ पे हमारे मेंबरान ने, किसी ने 40,000, किसी ने 38,000, किसी ने 50,000, कुछ है जो 60,000 भी क्रॉस किए, वो वोट लिए थे। लेकिन एक वेव हमारे खिलाफ बनी हुई थी कि जी पीपल्स पार्टी ने तो आना नहीं, अब मुस्लिम लीग और पीटीआई का मुकाबला होगा। पीटीआई का एक बुखार चढ़ाया गया और हमारे आखिरी दिनों में आके भी कुछ लोग जो हैं वो छोड़ के गए पार्टी, उनको चेंज कराया गया, तो उससे एक डिमोरलाइजेशन हुई। लेकिन आप पंजाब के लीडर हैं कायरा साहब, अगले इलेक्शन में जाहिर है आप ये उज़र पेश करेंगे, तहरीके इंसाफ जो है वो नाकाम हो गई, बड़े वादे किए थे, ये तो एहतसाब का नारा लेकर आए थे, महंगाई इनके दौर में बहुत रही, लेकिन जाहिर है फिर आप लोगों को भी तो कुछ बताना है ना। इसके लिए क्या आप लोग बेहतर नहीं होगा ये बताएं कि ये हमारी सिंध की कारकर्दगी रही है, पिछले 13 सालों से हम लोग सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, हमने सिंध में बहुत बेहतर कर दिया, ये हमारी कारकर्दगी, एक मिसाल बनाकर अगर आप पेश करें तो ज़्यादा आसान नहीं होगा। इस पर भी फोकस कर रहे हैं आप लोग? जी यकीनन कर रहे हैं, और इस पर गुजारिश ये है कि पंजाब के अंदर लोगों को जज करने के लिए ये ज़रूरी था कि लोग ये जिस तरह कश्मीर के अंदर बावजूद तमाम तर कोशिशों के, मीडिया वाले साथी तो हमें कहीं कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, हमें तो कह रहे थे कि ये कहीं नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 सीटें ली हैं, 10 हमारी कश्मीर के अंदर से हैं, और हमारी 4 सीटें वो हैं जो 500 से कम वोटों पे, कोई 300 कुछ पे, कोई 350 पे, इस पे हमें हमारी शिकस्त हमें गया है। तो आप जरा गौर करें कि हमारी परफॉर्मेंस वहां कैसे रही। हमने अपनी परफॉर्मेंस ही दिखाई। फर्क क्या आया कि लोगों ने 5 साल मुस्लिम लीग की हुकूमत की परफॉर्मेंस वहां देखी, और 3 साल पाकिस्तान में पीटीआई का जो बुखार चढ़ा हुआ था वो भी उतरना जरूरी था। लोगों को समझ आती कि पीटीआई जो नारे मार रही थी वो कहाँ खड़ी है। और इसी तरह पंजाब के अंदर 5 साल शहबाज शरीफ साहब के और अब 3 साल बुज़दार साहब के लोगों ने देख लिया। अब लोगों को ये भी समझ आना चाहिए कि वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ खड़ा है। मुस्लिम लीग के अंदर जो 2 बयानियों का इशू है वो कहाँ खड़ा है, मुफाहमत है कि मज़ाहमत है, ये कंफ्यूजन। हमारे यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी है। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे पास बहुत कुछ है कहने को। नंबर 1, आप सारे, पहली तो ये है कि हमने जो 5 साल हुकूमत की थी फेडरल गवर्नमेंट में, जिन हालात में हमने हुकूमत ली थी, उनसे लेके जब तक हमने हुकूमत दी, वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हो, वो पाकिस्तान का रेवेन्यू हो, वो पाकिस्तान में मुलाजमीन की तनख्वाहें हो, वो पाकिस्तान की जो खुराक के मामला है उसमें खुद कफालत हो, हर मामले में हमने ट्रिमेंडस काम किया था। हमने दहशतगर्दी का कमाल मुकाबला किया था। सही। और आज उसकी मिसालें दी जा रही हैं। हमारे पास वो भी है कि हमने जो कहा था हमने किया। हमने 18वीं तरमीम कही, हमने की। हमने एनएफसी कहा, हमने किया। हमने सूबों को तशख्खुस देने की बात की, हमने की। हमने मजदूरों को तनख्वाहों में इजाफे की बात की। हमने वो बोझ उन पर ना लादने की बात की, हमने किया। हमने अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया। करना चाहिए था जो ना आप लोग कर सके ना नून लीग कर सकी, वो था नैब में इस्लाहात का। आप लोग अपने दौर में कर लेते, आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। नून लीग कर लेती, ये ना हो रहा होता। आपके इल्म में होगा कि हमने नैब कानून को खत्म करने के लिए, उसमें इस्लाहात के लिए एजेंडा बनाया था जब हमारी 18वीं तरमीम हुई थी, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम वो नैब इस्लाहात नहीं कर सके। और फिर मुस्लिम लीग अपने दौर में भी नैब इस्लाहात की तरफ नहीं गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि नैब इस्लाहात करें, लेकिन वो नहीं गए। और आज वो मानते भी हैं कि हाँ वो गलती हुई थी। और आखिरी गुजारिश ये है कि सिंध के अंदर सारा मीडिया एक तरफ तो ये कहता है कि जी पीपल्स पार्टी का फोकस इंटीरियर सिंध की तरफ होता है, रूरल सिंध की तरफ, वो कराची की तरफ और हैदराबाद की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कराची के बाहर क्या हुआ। कराची के प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन जो आप थार का जिक्र फरमाता था सारा मीडिया, आए थार में चलते हैं, देख लीजिए विमेन एम्पावरमेंट हुई कि नहीं, किसान औरतें मजबूत हुई कि नहीं, सड़कें बनी कि नहीं। पंजाब का मॉडल हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान का है, सही मॉडल हेल्थ सिस्टम। अच्छा मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कोई मिसाल नहीं है। 100% मुफ्त दिल का इलाज हो, गुर्दों का इलाज हो,
लिवर का इलाज हो, ऑपरेशन हो, स्टंटिंग हो। कायरा साहब एक आखिरी सवाल, ठीक है कायरा साहब एक आखिरी सवाल। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि आप लोग बड़ी बात कर रहे हैं भाई, आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, बुज़दार को गिराएं, इमरान खान को विफाक से घर भेजें। अगर ये काम आपने करना है तो क्यों ना सेनेट से शुरू करें, हमारी 58 सीटें हैं वहाँ पर, आइए मिलते हैं, वहाँ से शुरू करें, तो जो ट्रस्ट एक डेफिसिट है वो भी बहाल हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करें, यहाँ से शुरू करें। देखिए डेफिसिट तो शाहिद खान को ही है और उन्होंने ये सारा काम खराब किया था बड़ा प्लान करके, हमारे लिए जो मुश्किल रास्ता पैदा किया और आज जो पीडीएम का हालात पैदा किए, ये शाहिद खान साहब और उनके चंद साथियों की पैदावार है। गुजारिश ये है, ये बात दुरुस्त है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमारा केस तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर हम वहां पे अदम एतमाद करते हैं, जो करनी चाहिए, अब इस पे भी बात करने को तैयार आए, बैठ जाए। अच्छा आए, शाहिद खान साहब को मैं दावत देता हूँ, वो कल ले आए या मुझे बुला ले, मैं आ जाता हूँ अपनी जमात से बात करके, अपने क़यादत से बैठ के इस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, ये करना चाहिए। हैविंग सेड दिस, इसका रिजल्ट ये होगा कि चेयरमैन सेनेट चेंज हो जाएंगे। क्या हुकूमत गिर जाएगी? क्या पंजाब हुकूमत तब्दील हो जाएगी? आज भी सेनेट में वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, हमारा चेयरमैन भी होगा तो नहीं कर सकेंगे। जो हम कह रहे हैं उसके नतीजे में क्या होगा कि पंजाब हुकूमत बड़ी आसानी से गिर सकती है। पहले तो बहुत ही आसान था, जब पीडीएम इकट्ठी थी बहुत आसान था, बट इवन देन आज भी हम सर जोड़ के बैठे तो हम पंजाब हुकूमत को एक हफ्ते में फारिग कर सकते हैं। और जिस दिन पंजाब हुकूमत गई, अगले हफ्ते में इमरान खान की मरकजी हुकूमत गिर जाएगी। सही हकीकत यह है कि बेहतर काम तो वो है, हकीकत यह है कि ना नून लीग चाहती है कि पंजाब हुकूमत को घर भेजा जाए। मरीम नवाज साहिबा खुद ही कह चुकी हैं कि हम चाहते हैं ये एक्सपोज हो। शाहिद खान साहब कह चुके हैं, राना तनवीर साहब कह चुके हैं, जुबैर उमर साहब कह चुके हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पीडीएम का दोबारा से एक्टिव होना, बिलावल का इमरान खान और बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा देना और अपोजिशन से कहना कि अपोजिशन मुत्तहिद हो। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, इतने कॉन्फिडेंस से बात करें बिलावल भुट्टो, क्या वाकई अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो तहरीक अदम एतमाद लाकर पंजाब से और विफाक से हुकूमत को घर भेजा जा सकता है? क्यों इतना इसरार कर रहे हैं बिलावल? कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन हुकूमत घर चली जाएगी ये कहना मुश्किल है। अब देखिए, बिलावल के पास पंजाब असेंबली में तो गिनती की चंद सीटें हैं। मुस्लिम लीग नून यहाँ एक बड़ी अपोजिशन जमात है, और अगर मुस्लिम लीग काफ साथ दे तब नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, या कोई बगावत हो जाए पीटीआई में तब नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सकता है। उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। या तरीन ग्रुप कुछ हल्लाशेरी दिखाए, तरीन ग्रुप से कुछ साजबाज हो जाए तो तब भी मामला हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोशिश की जाए तो हुकूमत यकीनन दबाव में आ जाएगी और चंद रोज रौनक तो लगी रहेगी, और जो मेंबर्स हैं उनकी चांदी हो जाएगी, उनकी मिन्नत खुशामद होगी, और इस तरीके से हुकूमत अपने आप को बचाने में कामयाब होगी। वैसे तो आप देखें कि जो नो कॉन्फिडेंस है वो मंजूर कराना कोई आसान नहीं होता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी, जब वजीर आजम थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे और एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। इसके बावजूद उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सका था, और थिन मेजॉरिटी के बावजूद। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर बिलावल अगर ये कह रहे हैं तो यानी एक मशक की जा सकती है। लेकिन आप ये मानते हैं शामी साहब, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा थी, पीडीएम का एक खौफ भी था, हुकूमत को एक थ्रेट भी था कि ऑपोजिशन मिलकर कुछ कर सकती है,
अब पीडीएम में आपको कोई जान लगती है? पीडीएम जलसे कर ले, धमकियां दे ले, या सिर्फ आपको कहेंगे अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए 2 साल रह गए इंतखाबात में, अब जाहिर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए नून लीग के पास और मौलाना साहब के पास? देखिए, जब पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम में शामिल थी तो ये एक कुल जमाती इत्तेहाद था। हाँ। पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी सियासी जमातें और मजहबी जमातें उस इत्तेहाद में शामिल थी। हाँ। जमात इस्लामी के अलावा। मगर वो जो कुल जमाती इत्तेहाद था उसका अपना एक इम्पैक्ट था और नफ्सियाती दबाव था उसका। लेकिन जब पीडीएम जो है उसमें इख्तलाफ पैदा हुआ और पीपल्स पार्टी और एएनपी को अलग किया गया तो पीडीएम का रोब जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा, रोब खत्म हो गया। फिर आपने देखा कि उस वक्त तक बाई इलेक्शन भी जीत रही थी पीडीएम और हुकूमत बड़े दबाव में थी। तो पीडीएम को जिन लोगों ने तोड़ा है उन लोगों ने अपनी कोई खिदमत नहीं की, अपोजिशन की। हुकूमत को नफ्सियाती तौर पर एक कामयाबी अता की है। उसके बाद हुकूमत जो है वो बड़ा रिलीफ महसूस किया उसने। और अब भी असल बात यह है कि अपोजिशन का इत्तेहाद बुनियादी बात है। जैसे आप देखिए अब आजाद कश्मीर में इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद हो गया है। लेकिन ये इत्तेहाद अगर इंतखाबी होता तो ज्यादा बेहतर नतीजा हो सकता था। बिल्कुल। तो अब सब कुछ लुटा कर होश में आए हैं, लेकिन वहां इत्तेहाद हुआ है। अब आप दूसरे हिस्सों में भी अगर ये सारे मुत्तहिद होंगे तो उसका दबाव ज्यादा होगा और हुकूमत जो है उसके प्रेशर को महसूस करेगी। अगर ये इकट्ठे नहीं होते हैं तो फिर अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है, बयानात अपनी अपनी डफली तो हर एक ने बजानी है। जाहिर है अपनी अपनी सियासत तो हर जमात करिए। जो नून लीग लेकिन जिन झंझटों में फंसी हुई है, जिन इख्तलाफात में, अंदरूनी इख्तलाफात में फंसी हुई है, अब आप देखें पहले पीडीएम को लीड करी थी मरियम नवाज साहिबा, अब वो कोरोना का शिकार हैं, लेकिन बहरहाल हमें नज़र आ रहे हैं नून लीग की सियासत में जो एक्टिव नज़र आ रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं। ये जो नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि वजाहत देनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। तो इन इख्तलाफात का नुकसान हो सकता है 2023 के इंतखाबात में नून लीग को? देखिए, जो सियालकोट में मुस्लिम लीग नून ने नशिस्त हारी है, हाँ जी, उसके बड़े दूरदराज असरात जो हैं वो हुए हैं। और ये समझा जा रहा था कि सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन जिस तरह भी शिकस्त दी गई, बहरहाल दे दी गई, तो उससे एक हवा जो है उसमें तो इर्ताश पैदा हुआ है ना। और अब भी मुस्लिम लीग नून जो है अगर उसमें यकसुई नहीं होगी तो फिर उसके जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूज होंगे, उसके हामी भी कंफ्यूज होंगे। आप ये देखिए, इस वक्त तक तो पोजीशन ये है कि मोहतरमा जो मरियम है वो भी डिस्क्वालीफाइड है और नवाज शरीफ साहब खुद भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए वो इलेक्शन की मुहिम में एक रोल तो अदा कर सकती हैं बड़ा मुअस्सर, और जो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को मुताबिक कर सकती हैं, लेकिन वो लीड नहीं कर सकती, वो वजीर आजम नहीं बन सकती इन इंतखाबात के नतीजे में। तो ये तो तय करना पड़ेगा, ये ऐलान करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे इन इंतखाबात के नतीजे में अगर मुस्लिम लीग नून जीत गई। और फिर जब वो ये ऐलान हो जाए तो फिर सियासत, क्या ये ऐलान करना इतना आसान होगा? क्या मरियम नवाज साहिबा के लिए कबूल करना इतना आसान होगा? नवाज शरीफ साहब नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। मोहतरमा मरियम जो है वो अपने चचा के खिलाफ खड़ी हुई नहीं है, वो अपनी जगह उनका एक अपना असलूब है, उसके मुताबिक वो सियासत कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब का अपना असलूब है, लेकिन असल बात यह है कि वजीर आजम के तौर पर आपके पास एक काबिल कबूल एक शख्स जो है एक ही मौजूद है और वो खुद शहबाज शरीफ है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान से पढ़ाई की गर्ज से चाइना जाने वाले हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त अपनी डिग्रीज़ के ज़ाया होने के ख़दशे में मुब्तला हैं। ये तालिब इल्म आला तालीम यानी एमफिल और पीएचडी के लिए 2018 में चाइनीज़ हुकूमत के वजीफ़े पर चाइना गए थे और वहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। 2020 में कोरोना शुरू हुआ। कोरोना फैलने की वजह से 28,000 में से लगभग 8,000 स्टूडेंट्स वतन वापस आ गए और इस उम्मीद में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने लगे कि जैसे ही कोरोना के हालात जो हैं वो थोड़ा नॉर्मल होंगे, बेहतर होंगे, ये वापस चाइना चले जाएंगे और अपनी तालीम को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अब तकरीबन 1.5 साल होने को है, इन्हें वापस जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। जो कैश वजीफ़ा भी मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। वहाँ यूनिवर्सिटी सेशन शुरू हो चुका है। कोरिया और आर्मीनिया के तालिब इल्मों को चाइना जाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अब तक कोई भी पॉलिसी पाकिस्तानी हुकूमत दे सकी, ना ही चाइना की हुकूमत कुछ वाजे कर रही है। दोनों ममालिक की एम्बेसीज भी इस पर कुछ करने से कासिर हैं। स्टूडेंट्स का ये मानना है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के सुपरवाइज़र और प्रोफेसर्स हमें किसी किस्म की फेवर देने को तैयार नहीं हैं और ऑनलाइन क्लासेस में डेटा रिसर्च और लैब वर्क की सहूलियात ही मुयस्सर नहीं हैं, जिनके थीसिस और पब्लिकेशंस के लिए उन्हें बहुत ज़रूरत है। ये हज़ारों स्टूडेंट्स वज़ीर आज़म पोर्टल, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि चाइनीज़ एम्बेसीज़ को भी अब बार बार ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन्हीं में से 2 स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में है, मोहम्मद वक्कास और आदम अली। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वक्कास, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप कब वापस आए और आप जब वापस आए तो किस उम्मीद के साथ कि कितना अरसा रहना पड़ेगा, और वापस जब आप जाना चाह रहे हैं तो रुकावटें क्या आ रही हैं आपको? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हमें इस शो पे आने का मौका दिया आपने। मैम, हम 2018 में हम जनवरी में विंटर वेकेशंस पे आए थे पाकिस्तान। हमारा जो प्लान था मेरे और मेरे दोस्तों का वो मैक्सिमम जनवरी 2020 में, राइट? जनवरी 2020 में हम आए थे पाकिस्तान विंटर वेकेशंस पे। हमारा जो प्लान था वो 2 वीक्स या 3 वीक्स का यहाँ पे था रहने का, और उसके बाद हमने फरवरी में अपना जो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होना था उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करनी थी। लेकिन जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि फिर वो कोरोना की वजह से ट्रैवल बंद हो गया और सब कुछ जो इंट्रो में आपने बता दिया। एक्चुअली मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सीधा अपने पॉइंट पे आऊँगा। एज ए PhD स्टूडेंट हमने कुछ हाइपोथेसिस और कुछ सिमुलेशंस डिज़ाइन की होती हैं। उस हाइपोथेसिस और सिमुलेशंस को हमने प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है, जिसके लिए हमें लैब्स रिक्वायर्ड है। वो लैब्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 साल से हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं इसी उम्मीद पे कि हम वापस जाके अपनी जो PhD है। आपने कहाँ रब्ता किया? फॉरेन मिनिस्ट्री में, वज़ीर आज़म पोर्टल जो शिकायत वहाँ आप लोगों ने दर्ज कराई, कोई जवाब मिला? हमने सिटीज़न पोर्टल पे काफ़ी कंप्लेंट्स किए। 80% 90% स्टूडेंट्स ने काफ़ी उस पर कंप्लेंट्स किया, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, कोई रिस्पांस नहीं आया? वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। एक ही रिस्पांस आता है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर की तरफ से आता है कि हम आपकी एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हम आपको वापस बुला देंगे। प्रॉब्लम है क्या जो सॉल्व नहीं हो रही? प्रॉब्लम कोरोना की प्रॉब्लम वो बता रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तो जिंदगी अब नॉर्मल हो चुकी है चाइना में। एग्जैक्टली सब कुछ नॉर्मल है। मेरे दोस्त वहाँ पे लैब्स में जा रहे हैं, वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो अपनी एजुकेशन को उन्होंने कंटिन्यू की हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। सही। आदम, आपका भी यही मसला है? आपने भी इसी तरीके से शिकायत दर्ज करवाई सिटीज़न पोर्टल पे और कोई आपको रिस्पांस नहीं मिला? फॉरेन मिनिस्ट्री तक भी गए अब बहुत से स्टूडेंट्स, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मीडिया इस वक्त हमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दे रहा। अच्छा, इस पे मैम मैं 2018 में रिकमेंडेड हुआ था, लास्ट गवर्नमेंट में नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, तो मुझे रिकमेंड किया गया था चाइना की स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज अपना क्लियर करके जाना था, उनका एक लेवल।
अब तब से मेरी 2019 के बाद से मेरी क्लासेस ऑनलाइन हैं जो अभी तक जारी हैं। 1 साल उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं लेकिन उसके बाद बंद कर दी हैं, चूँकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन पढ़ाना ये मुमकिन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और फीस दे रहे हैं आप? मैं स्कॉलरशिप पर हूँ, लेकिन वो जी मैं स्कॉलरशिप पर हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जब आप रहें तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी अब रुक गई हैं, जहाँ आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो ऑनलाइन नहीं हो सकते। आप कैसे एक डॉक्टर को जो है ना ऑनलाइन कैंची पकड़ना सिखाएंगे? ये तो एक सादे से बंदी को भी समझ आती है कि हम अगर किसी बार्बर के पास भी जाते हैं तो हम वो बार्बर देखते हैं जिसको एक्सपीरियंस हो, तो आप कैसे वो डॉक्टर चूज करेंगे जो ऑनलाइन पढ़ता है? सही सही। अगर ऐसे ही मामला है तो फिर आप यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें और हमें आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें, ये इदारे बंद कर दें। मैंने चूँकि मैं इस मामले में ज़रा ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं ज़रा गवर्नमेंट के नॉक्स में बार बार कर रहा था, बार बार उनके दरवाजे में खटखटा रहा था। तो पाक चाइना एम्बेसी से भी हमने रब्ता किया, हमने अपने ग्रुप्स बनाए, यूनियन बनाई, हमने सिटीज़न पोर्टल के ऊपर इतनी कंप्लेंट्स की हैं, पीएम हाउस हमने अप्रोच किया है, हमने मिनिस्टर्स को अप्रोच किया है। हमारे मिनिस्टर हैं वेलफेयर के जो जुल्फी बुखारी साहब के कज़न हैं यावर साहब, उनको भी हमने इस मामले में शरीक किया और भरपूर हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट कुछ करने से कासिर है। आप अगर सिटीज़न पोर्टल का आप उनका रिप्लाई देखें तो वो कहते हैं कि हमने ये ऑप्शन भी ट्राई कर लिया, ये ऑप्शन भी ट्राई कर लिया, ये ऑप्शन भी ट्राई कर लिया, आप लोगों ने कुछ नहीं कर सकते। जो प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों से बात करते हैं लाइव टेलीफोन कॉल्स पर, यकीनन मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वहाँ पे भी कोशिश की होगी। वो जिस तरह लगती हैं वो सबको पता है। हम 2000 स्टूडेंट्स एट अ टाइम कॉल कर रहा था और किसी एक स्टूडेंट की भी कॉल नहीं लगी। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि हमने हर तरह का वो लेवल अपनाया है, हम हर तरह से अपनी एक लाइन लेकर चले हैं कि हमने कभी ना प्रोटेस्ट की तरफ कोई इस तरह ध्यान दिया, हम पूरे बाकायदा चैनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें आप क्यों नहीं सुन रहे? हम वैक्सीनेटेड हैं, हम क्वारंटीन होने के लिए तैयार हैं। अगर वैक्सीन के बावजूद क्वारंटीन की जो ज़रूरत है, पहली तो बात वैक्सीन के बाद। अच्छा, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ते हैं उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? ज़ाहिर अगर उनको इतना इदराक है कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है और यहाँ ज़िंदगी भी नॉर्मल हो चुकी है, उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से? यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से तो शट अप कॉल है कि आप ये मामला हमसे डिस्कस नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट का मामला है, वो गवर्नमेंट देखेगी। हम अपनी गवर्नमेंट से रब्ता कर सकते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, और अपनी गवर्नमेंट से रब्ता कर करके थक गए हैं। हालांकि मैंने उनको प्लान भी दिए हैं, पाक चाइना एम्बेसी को भी मैंने प्लान दिया, अपनी गवर्नमेंट को भी मैं प्लान दे रहा हूँ कि हम इस प्लान के तहत जाएंगे। कम से कम आप हमें सुने तो सही। आप 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, 2 साल का गैप, स्टडी गैप कोई छोटा टाइम नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत हर्ज होता है। स्कॉलरशिप हमारी कैंसिल हो रही है। अब तो इस मोड पर हैं कि अगर हम 14 सितंबर सर वापस नहीं गए तो लड़कों की डिग्री ज़ाया हो जाएंगी। अच्छा, इस 14 सितंबर को नहीं गए तो डिग्री नहीं मिलेगी आप लोगों को? मैं समझा के थक गया हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से कोशिश कर रहा था कि ये ठीक है। आप दोनों को बुलाने का मकसद भी यही था कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जो बात है ये प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी पहुँचे, ये शाह महमूद कुरैशी साहब तक भी पहुँचे, हमारे जो सिफारतकार हैं, सफ़ीर हैं, उन तक भी पहुँचे, चाइनीज़ हुकूमत तक भी जो है ना वो हमारा ये मुतालबा पहुँचे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो डिग्री है वो ज़ाया हो जाएगी, पिछली जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, और सबसे बढ़कर इनके मुस्तकबिल जो है वो तारीख होने से हमारी हुकूमत को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और चाइनीज़ हुकूमत से बात करनी चाहिए कि इन स्टूडेंट्स को आप वापस लेकर जाएं। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस इशू को ज़रूर उठाएगी और इन स्टूडेंट्स का जो ये मसला है इसको हल करने की भरपूर कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वक़ास मेरे साथ थे, आदम अली मेरे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।